हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो बीटीबीसी बुक से हिस्ट्री चैप्टर 3 फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति का 2 वीडियो पहले से ही बना हुआ है और ये तीसरा वीडियो है जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और मैंने लगभग सभी वीडियो के पीडीएफ का लिंक भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिसे पीडीएफ का ज़रूरत होगा उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकता है। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फ्रांस की क्रांति के 6 महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने राजनीतिक कारण को कंप्लीट किया था और जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें हमने सामाजिक कारण और आर्थिक कारण को कंप्लीट कर लिया था। अब कोशिश करेंगे कि जो ये थर्ड वीडियो है इसमें हम लोग तीनों कारण को कंप्लीट कर ले। इसके बाद जो कुछ और पॉइंट्स और टॉपिक बचे हैं, अगर इस वीडियो में अगर पॉसिबल होगा तो इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं सैनिक कारण पे। हम लोग चौथा जो कारण था वो था सैनिक कारण। जो फ्रांस में जो सैनिकों की स्थिति थी वो भी काफ़ी खराब थी, के कारण सैनिक लोग भी क्रांति करने पे मजबूर हो गए और उन्होंने भी क्रांति करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका 3 महत्वपूर्ण कारण है। तो नियुक्ति में असमानता, और दूसरा है कम वेतन का निर्धारण, और तीसरा है खराब भोजन की व्यवस्था। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैनिक कारण के। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया गया था। अब आप देख रहे होंगे फ्रांस में सैनिक के पोस्ट पर किसको बहाल किया गया था, तो किसानों को बहाल किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय पहले से ही थी और वहाँ पे सैनिक के पद पे किसानों को भी बहाल किया जाता था। और नेक्स्ट, कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि से वे रुष्ट रहते थे। यानी कि जो किसान को जो सैनिक के पद पे बहाल किया जाता था उसे कम वेतन दिया जाता था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अनुशासन लाद दिया जाता था और उनका खाना भी अच्छा नहीं था, जिससे वो काफ़ी दुखी रहते थे और वो बहुत ही असंतुष्ट रहते थे। नेक्स्ट है, सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी और उच्च पद कुलीनों के लिए सुरक्षित था। अगर आपने मेरा सेकेंड वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने सामाजिक कारण में देखा था कि उस समय फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग थे और जो तीसरा स्टेट था उसमें बड़े व्यापारी, व्यवसाय, शिक्षित वर्ग, किसान, शिल्पी, छोटे किसान, नौकर और मजदूर, ये सभी तीसरे स्टेट्स में रहते थे। लेकिन जो किसान और जो शिल्पी थे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी और जो बड़े व्यापारी, व्यवसायी एवं जो शिक्षित वर्ग थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उनकी स्थिति तो किसानों से तो अच्छी थी, लेकिन वो भी तीसरे स्टेट्स में आते थे, जिसके कारण वो भी असंतुष्ट थे। सेना में किस पदों की नियुक्ति किसानों के लिए होती थी, तो निम्न पदों की नियुक्ति होती थी। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी सैनिकों में किसानों के लिए किन पदों की नियुक्ति होती थी सेना में, तो निम्न पदों के लिए। लेकिन जो उच्च जो पद था वो कुलीनों के लिए सुरक्षित था। नेक्स्ट है, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की वजह से फ्रांस की सेना ने भी आगे चलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया। अब वो जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति होने लगी थी जिसके कारण फ्रांस की सेना किसको साथ दिया था, क्रांतिकारियों का साथ देना शुरू कर दिया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो है कारण वो है व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। तो ये जो व्यक्तिगत और धार्मिक कारण है वो है 5वां कारण। तो इसका फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों को याद करना है। तो भाषण, लेखन और विचार की स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि जो वहाँ के जो किसान थे उन्हें भाषण देने का भी अधिकार नहीं था, कुछ भी लिखने का अधिकार नहीं था और अपने विचार रखने का भी उन्हें आज़ादी नहीं थी। वो अपनी बातों को मन में ही दबा के रखते थे। अगर कोई जबरदस्ती और कोई अपनी बात को उजागर करता था तो उसे दबा दिया जाता था। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि कोई भी व्यक्ति को अपना धर्म के लिए उसे आज़ादी नहीं थी।
उसे जबरदस्ती राजा के धर्म को ही मानना पड़ता था। थर्ड नंबर में बिना अभियोग के व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, यानी कि एक कानून चला था जिसे लेटर्स द कैचेट कहा जाता है। वो जो था बिना अभियोग को गिरफ्तारी किया जाता था, यानी कि जो फ्रांस के लोग थे वहाँ के बिना अभियोग की गिरफ्तारी का वारंट होता था, और इस वारंट को क्या कहा जाता था, तो लेटर्स द कैचेट कहा जाता था, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो राजा या कोई भी उसका आदमी जो था वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था बिना अभियोग का। और चौथा नंबर में है कानून में एकरूपता का अभाव, यानी कि कानूनों में क्या था, एकरूपता का अभाव था फ्रांस में। तो अब हम लोग इसको डिटेल्स में देख लेते हैं, और ये 4 पॉइंट है व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण का। ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद करना होगा। फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था, यानी कि फ्रांस में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था, जिसे हम लोग ने पहले देखा है। वहाँ राजधर्म कैथोलिक धर्म था, यानी कि वहाँ का जो राजा का जो धर्म था वो कैथोलिक था, और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी, यानी कि वहाँ के राजा जो थे सभी को कहते थे कि उन्हें कैथोलिक धर्म को ही मानना है, और जो भी प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाएगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है लेटर्स द कैचेट। तो राजा या उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी का वारंट होता था, जिसको लेटर्स द कैचेट कहते थे। तो लेटर्स द कैचेट क्या था, तो यानी कि जो फ्रांस में बिना अभियोग के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता था, उस पर कोई भी अभियोग नहीं लगाया जाता था, फिर भी उसे गिरफ्तार किया जाता था, इसे ही लेटर्स द कैचेट कहा जाता था। इसको आप लोगों को याद करना होगा। नेक्स्ट एक नोट है, फ्रांस में कानूनों में भी एकरूपता नहीं थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून थे। किसी को भी यह जानकारी नहीं होती थी कि उसके मुकदमे का फैसला किस कानून के तहत होगा। अब देखिए फ्रांस में कितने कानून थे, लगभग तो 400 कानून थे, और 400 कानून में किसी को भी यह नहीं पता था कि जिस पे मुकदमा दायर किया गया है उस मुकदमे का फैसला कौन सा कानून करेगा। ठीक है, तो इसमें फ्रांसीसी समाज में क्या था, तो कानूनों में एकरूपता का अभाव था। उसके बाद में आप लोगों का जो 5वां कारण है व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण समाप्त होता है। अब जो 6ठा कारण है, जो लास्ट आपका कारण है, वो है बौद्धिक कारण। तो हम लोग बौद्धिक कारण को देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में बौद्धिक कारण क्या थे। तो पहला जो पॉइंट है वो है फ्रांसीसी क्रांति एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी, जिसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों का पर्दा किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति के विषय में कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी, और इस क्रांति में जो था शिक्षित वर्ग जो थे उन्होंने तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया था, और जिसके कारण जो भी वहाँ के लोग थे वहाँ उसमें आक्रोश पैदा हुआ था। ठीक है, और फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों में फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया था। और उस फ्रांसीसी बुद्धिजीवी में कौन थे, तो मॉन्टेस्क्यू थे, वाल्टेयर थे और रूसो थे। इन तीनों फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि फ्रांसीसी क्रांति के समय बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो आपको ये 3 नाम याद रखने होंगे, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो। ये तीनों ने बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विधि की आत्मा। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा द एस्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विधि की आत्मा पुस्तक किसने लिखी है, तो मॉन्टेस्क्यू ने।
या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी, तो ये भी मॉन्टेस्क्यू ने की थी। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधि की आत्मा जो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई थी, इस पुस्तक में क्या कही गई है। तो इस पुस्तक में कहा गया है कि सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग रखने के विषय में कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये विधि की आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से देख लेना होगा, याद कर जाना होगा। नेक्स्ट एक नोट है, वाल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। यद्यपि वह राजतंत्र का पक्षधर नहीं था, तथापि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए, इसका प्रबल समर्थक था। अब देखिए, हमने 3 के बारे में पढ़ा था, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो। हमने देखा भी थोड़ा देर पहले कि मॉन्टेस्क्यू जो थे विधि की आत्मा पुस्तक लिखे थे। अब वाल्टेयर के बारे में कहा गया है कि वाल्टेयर जो थे वो किसका पर्दाफाश किए थे, तो चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का उन्होंने पर्दाफाश किया था। लेकिन जो वाल्टेयर थे वो लोकतंत्र नहीं चाहते थे, उसके पक्षधर में नहीं थे। वो जो थे प्रजातंत्र, उनका कहना था कि प्रजातंत्र जो राजतंत्र में ही प्रजा की हित है। वाल्टेयर का कहना था कि जो भी प्रजा है वो राजा के अंडर में रहे, अंडर में काम करे, तभी उसके हित की बात की जा सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया था। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट है, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर क्या चाहते थे, तो वो लोग सुधार चाहते थे, रूसो पूरा परिवर्तन चाहते थे। नेक्स्ट एक नोट है, रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा को संप्रभु माना है, अतः यह जनतंत्र का समर्थक था। रूसो जनतंत्र के समर्थक थे। और रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो सामाजिक संविदा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो रूसो ने। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, तो सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा पुस्तक में क्या लिखा गया है, तो राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा को संप्रभु का माना गया है। और जो रूसो थे वो जनतंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट नोट है, दिदरो के बृहत ज्ञान कोश के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किसने किया था, तो दिदरो के बृहत ज्ञान कोश के लेखों ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, फ्रांस में क्वेजनो एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया था। ये भी आप लोगों को देखना होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना किसने किया था, तो क्वेजनो एवं तुर्गो ने आलोचना किया था आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण का। और मुक्त व्यापार का समर्थन किसने किया था, तो क्वेजनो एवं तुर्गो ने। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब जो है आपका जो 6 कारण था फ्रांसीसी क्रांति का, वो 6 कारण कंप्लीट हुआ। अब जो विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या क्या पड़ा क्रांति पे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। तो सन 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की महान क्रांति एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना में भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। और उस क्रांति का प्रभाव भी फ्रांस की क्रांति पे पड़ा था। और जिसके कारण जो था उसके द्वारा ही फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट दूसरा नंबर में है
अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। हमने फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में देखा था कि किस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी। किसके खिलाफ? तो ब्रिटेन के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश सम्मिलित थे और उसको आज़ादी दिलाने के लिए अमेरिका का साथ फ्रांस ने दिया था, और वही कारण था कि उसका काफ़ी खर्च हुआ था और वो उसकी स्थिति, फ्रांस की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, जिसके कारण फ्रांस के राजा ने किसानों पे कर का बोझ डाल दिया था। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी विदेशी घटनाओं के प्रभाव में आता है और इसके कारण भी फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुआ था। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, जिससे वहां गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? तो लफायते के नेतृत्व में। ये आपका नाम लफायते याद रखना होगा, ठीक है। और इसी के कारण अमेरिका, जिसके कारण गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिससे वहाँ गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई थी। तो आप लोगों का जो ये चैप्टर है, अभी कुछ और पॉइंट बचा हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग यहीं पे अब इस वीडियो को जिसके कारण हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो जो इसका जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।